नमस्कार, मैं सुब्बे यादव पीजीटी हिंदी। आज 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को छंदों के बारे में बताने जा रहा हूँ। 12वीं बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन है कि प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा छंद है, उसकी क्या विशेषता है। एक पैसेज आता है सौंदर्य बोध से संबंधित और उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं और उसमें कई बार छंद के बारे में पूछा जाता है और वो 2 मार्क्स का होता है। तो यदि आप 10-12 मिनट ये वीडियो ध्यान से सुनोगे तो ये क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले छंद होते क्या हैं। कविता में मात्राओं एवं वर्णों के नियमों की व्यवस्था को छंद कहते हैं, लेकिन ये आपके परीक्षा में नहीं पूछेंगे। दूसरा, कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 पुस्तक में निम्नलिखित छंद आए हैं। आपकी किताब में सिर्फ ये 7 छंद हैं, इसके अलावा छंद आपको नहीं पढ़ने हैं। तो पहला छंद रुबाइया है, दूसरा मुक्त छंद है, कवित है, दोहा है, सोरठा है, चौपाई है और शेर है। तो एक एक करके हम इन छंदों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अब सबसे पहले ये जो आरोह बुक है, उस बुक में कौन कौन से पाठ हैं, उसमें कौन कौन से छंद हैं, पहले उनके बारे में थोड़ा जिक्र कर दूं आपको। आत्म परिचय जो कविता है, इसमें रुबाइयाँ छंद है। एक गीत है, इसमें मुक्त छंद है। पतंग है, इसमें मुक्त छंद है। इन दोनों में मुक्त छंद है, इसमें मुक्त छंद है, इसमें मुक्त छंद है, इसमें मुक्त छंद है। ये सिलेबस में नहीं है और इन दोनों में मुक्त छंद है। और इसमें रुबाइयाँ है और गज़ल है, गज़ल में शेर होते हैं। और कवितावली है, इसमें 5 छंद है। कवित है, सवैया है, दोहा है, चौपाई है और सोरठा है। तो इसी से आपको, इस पेज से ही आपको आपके माइंड में बैठाना है कि कौन से पाठ में कौन सा छंद है, तब वो आपको क्लियर याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा और कैसे भी उसको पूछेंगे आप आराम से कर सकते हो। तो पहले हम एक बार छंदों का जिक्र करते हैं, छंदों के बारे में थोड़ा बताते हैं आपको, फिर वापस इसी पेज पर एक बार आएंगे। सबसे पहले रुबाइयाँ छंद। रुबाइयाँ छंद की जो विशेषता है वो ये है, पहली दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदी होती है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। इसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। अब ये नीचे रुबाइयों का मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। ये पहली पंक्ति है, किया करता हूँ, और दूसरी पंक्ति किया करता हूँ, और तीसरी पंक्ति किया करता हूँ। तीनों में तुकबंदी है, लेकिन चौथी पंक्ति और तीसरी पंक्ति है ये, इसमें तुकबंदी नहीं है। तो पहला, दूसरा और चौथी, ये 3 पंक्ति में तुकबंदी होती है, तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। और ये रुबाइयाँ हैं। ये आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन का जो पाठ है, उसमें कोई भी पैसेज आता है, कोई भी काव्यांश आता है, रुबाइयाँ लिखोगे। और एक फिराक गोरखपुरी का रुबाइयाँ नाम शीर्षक नाम से कविता है, उसमें भी आप रुबाइयाँ लिखोगे। बाकी पूरी किताब में कहीं भी रुबाइयाँ नहीं है। दूसरा, आ जाओ मुक्त छंद के ऊपर। जो मुक्त छंद है, जिस कविता में मात्राओं वर्णों के नियमों की कोई व्यवस्था नहीं होती, वो हाँ मुक्त छंद होता है। पहले छंदोबद्ध रचना लिखी जाती थी और उसके बाद बहुत से इस प्रकार कवि आगे छंद लिखना बंद कर दिया उन्होंने, और बिना छंदों की कविता कोई नियम मात्राओं के लगाते नहीं थे, और इसलिए वो छंद मुक्त रचनाएं कहलाने जाने लगी। लेकिन उसका फिर एक नाम दे दिया मुक्त छंद, और ये मुक्त छंद आजकल अपने आप में एक छंद बन गया, जबकि वो छंदों से मुक्त जो कविताएं थे उनके लिए था। लेकिन आजकल ये एक छंद माना जाता है, मुक्त छंद, जिसमें कोई छंद नहीं है वह मुक्त छंद है, वो भी एक छंद हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें फिराक गोरखपुरी की कविताओं को छोड़ दो, तुलसीदास की छोड़ दो, और हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय छोड़ दो। उसके अलावा जितनी भी कविताएं हैं आपके सिलेबस में आरोह भाग 2 में, उन सब में मुक्त छंद है, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद मुक्त छंद का उदाहरण एक मैंने यहाँ दिया है। तो बहुत सी कविता मुक्त छंद है, तो कोई इसमें देखो, इसमें कोई ये छोटी लाइन है, तो इनमें वर्णों की मात्राओं की कोई नियम है ही नहीं। छोटी बड़ी लाइन है, तो इसका अर्थ वर्ण और मात्राएं बराबर नहीं है, कोई नियमों में नहीं है, इसीलिए। उसके बाद हम चलते हैं कवित। यह वर्णिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण का मतलब आप ये गिनोगे, यहाँ जो पूर्ण विराम है यहाँ तक। अब ये की से लेकर और ये
ये की है, यहाँ तक गिनोगे तो इसमें 31 वर्ण हैं। और तुलसीदास की कवितावली के अंदर ऊपर के दोनों जो कविति हैं, कविता के जो अंश हैं दोनों, वो कवित हैं। इसके पहचान के लिए मैंने एक ट्रिक अपनाई आपको। वैसे 31 वर्ण होते हैं, ये याद रखना, लेकिन पहचानने में कि कई बच्चे गिनने में गलती कर देते हैं या गिनने में टाइम लगता है। तो 2 ही कवित हैं, पूरे सिलेबस में 2 कवित हैं, तो इसीलिए। और पहला शुरू होता है किसबी से, किसबी माने किसान, और किसान खेती करता है, तो दूसरा खेती से। ऐसे एक ट्रिक ध्यान में रख लेना। तो किसबी से जो शुरू हो गया वो है कवित है, और जो खेती से शुरू हो रहा है वो भी कवित है। बस इसके अलावा तुलसीदास की कोई भी कविता जो आपके सिलेबस में है वो किसबी से और खेती से शुरू नहीं होती। तो वो दोनों कविता हैं, उसमें से कुछ आ जाता है तो कविता है। यदि शुरुआत वाली पंक्ति न आए बाई चांस और नीचे से कोई लाइन आ जाती है तो बिल्कुल सिंपल है, आप उसमें वर्ण गिन लेना। और 31 वर्ण होने चाहिए, जहाँ पूर्ण विराम आए यहाँ तक, कोमा तक, यहाँ तक 16 मात्राएं, 16 वर्ण आएंगे, और यहाँ 15 आगे आएंगे। तो 16 और 15, ये 31 जो वर्ण हैं वो इसमें हो जाएंगे। तो ये आपको कवित का ध्यान रखना है। और ये कवित के बारे में कई बार पूछें कि भाई इसमें कौन सा छंद आप लिखो, कवित छंद है और उसमें 31 वर्ण होते हैं। अब उसके नेक्स्ट चलते हैं हम सवैया। सवैया है वो एक ही सवैया है अपने सिलेबस में, वो 2 कवित हैं, उसके नीचे वाला सवैया है। दूत कहो अवधूत कहो वो है। तो इसमें 22 से लेकर 26 तक मात्राएं होती हैं। 22, 23, 24, 25, 26 कितनी भी मात्राएं इनके बीच में 22 से 26 तक हो सकती हैं। और इसका ट्रिक मैंने बताया है आपको कि एक ही पूरा सिलेबस में एक ही सवैया है, इसलिए ज़्यादा उसके नियमों के चक्कर में पड़ना नहीं। सिंपल है कि जो दूत कहो अवधूत कहो वो जो सवैया है वो सवैया दूत से शुरू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 22 से 26 मात्राएं हैं। ये इसका उदाहरण मैंने दे दिया एक लाइन में। इसमें आप गिनोगे तो 23 के करीब शायद मात्राएं, सॉरी वर्ण है, क्योंकि वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद में वर्ण गिने जाते हैं, उसके अंदर मात्राओं का कोई लेना देना नहीं। जैसे क है तो भी एक ही वर्ण है, का है तो भी एक, की है तो भी एक ही वर्ण है, तो एक ही आएगा, उसमें मात्रा छोटी बड़ी से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है दोहा। दोहा छंद है, ये मात्रिक छंद है, यहाँ मात्राएं गिनी जाएंगी, क्योंकि फिर मात्राएं आप गिनोगे तो फिर उसमें टाइम लगेगा। मात्रा छोटी बड़ी गिनने में गलती कर दी तो क्वेश्चन गलत होने के चांस आपके बन जाते हैं। इसीलिए यहाँ भी मैंने एक ट्रिक अपनाई है कि इसमें पूरे सिलेबस में आपके 3 ही 2 हैं तुलसीदास के। एक तव से शुरू होता है, एक भरत से शुरू होता है और एक सुनी से। ये 3 शब्द याद रखना है। जब राम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप वो जो शुरू होता है कवितावली के आगे, उसमें पहला जो दोहा है वो तव से शुरू होता है, दूसरा भरत से शुरू होता है। 2 दोहे तो वहाँ हैं, और ये जो सुनी वाला दोहा है ये सबसे लास्ट में है। तो ये 3 दोहे हैं, तो ये आप ध्यान रखोगे तो कोई मात्रा नहीं गिनी पड़ेगी। 3 शब्द आराम से ध्यान रखते हैं, तव भरत सुनी, है ना। तो ये भरत ने सुना, कैसे भी आप अपने हिसाब से उसको एक ट्रिक बना लेना। और ये 2 आप कर सकते हो। 13-11 पर यति होती है, 13-11 पर यति होती है इसमें। अब ये देखो, सुनी 10 कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखाए जगदम्बा हरियाण। अब ये तब है और अब है, यहाँ कोमा है, यहाँ तक 13 मात्राएं, आगे 11 हैं, यहाँ तक 13 है और ये 11 हैं। लेकिन मात्राओं के चक्कर में मुझे नहीं लगता आपको पढ़ना चाहिए, तो आप आराम से इसको पहचान सकते हो कि ये दोहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे सोरठा। ये भी मात्रिक छंद है, इसमें इसका उल्टा है। उसमें 13-11 थी, इसमें 11-13 पर यति होती। यति मानी विराम, रुकते हैं, जहाँ कोमा आता है, कोमा नहीं भी आता है तो रुकते हैं वहाँ पढ़ते समय। और इसका ट्रिक है, बिल्कुल सबसे सिंपल है, प्रभु से शुरू होता है। तो बिल्कुल प्रभु याद रख लोगे तो वो सवैया, वरना दोहे और सोरठे में मात्रा गिनने में आप गड़बड़ कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना, प्रभु प्रलाप सुनी, बस ये एक दोहा है, सोरठा है, सॉरी ये सोरठा है। तो आप आराम से इसको पहचान सकते हो। अब कई बच्चे जो परीक्षा, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसमें दोहा और सोरठा के अंदर गलती करते हैं। ये 13-11 है, ये 11-13 है, तो यहाँ तो वो कर देते हैं 11-13 और यहाँ कर देते हैं 13-11। वो ध्यान नहीं रहता उस समय, कुछ बच्चे ऐसा
कर देते हैं। तो इसके लिए सिंपल एक ट्रिक है, वो ये है, ये जो सोरठा है इसमें 3 वर्ण हैं, सो रे ठा, और इसमें 2 वर्ण हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना कि ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें 2 वर्ण है, इसमें 3 वर्ण है। तो ये जो छोटा है इसमें बड़े वाला अंक पहले लिखना है। बड़े वाला अंक 13 है, तो 13 11। ये बड़ा है इससे, तो बड़े वाले में छोटा वाला वर्ण पहले लिखना है, 11 13। बस बिल्कुल सिंपल है। आप अपनी कॉपी पर 2 लिखना और सोरठा लिखना, और फिर बड़ा सोरठा है उसको 11 13 कर देना, छोटे वाला पहले, उस उल्टा करना है, बड़ा है उसके छोटे वाला पहले लिखना है, और छोटा है उसमें बड़े वाला अंक पहले लिखना है। तो इस प्रकार आप आराम से इसको सही कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना कुछ बच्चे 2% 4% बच्चे इसको गलत करके ही आते हैं, 11 13 13 11 में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चौपाई। चौपाई है, इसके अंदर ये भी मात्रिक छंद है, और प्रत्येक पंक्ति में इसमें 16 मात्राएं होती हैं। इसमें प्रत्येक पंक्ति में, चौपाई के अंदर प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। और ये ऊहा राम लक्ष्मण निहारे, बोले मनुज वचन मनुज अनुसारे। अब इसके अंदर मात्राएं, फिर वो मात्रा गिनने का चक्कर पड़ेगा, तो मात्राएं तो गिननी नहीं हमें, तो इसीलिए आप वही 2-3 शब्द याद रखोगे, जिसके अंदर प्रभु वो सोरठा है, उसके अलावा तव भरत और सुनी, ये 3 क्या हैं, 2 हैं। 4 शब्द तो याद रखने हैं, और बच गई बाकी सारी क्या हैं, चौपाई हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, उसमें बाकी चौपाई, उनमें बाकी में किसी में भी आ जाता है चौपाई है, और 16 मात्राएं होती हैं। ये आप इसकी पहचान करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आया, ये परीक्षा में वैसे नहीं पूछते हैं, फिर भी पूछ लें, बाई चांस कोई गज़ल में दे दे शेर और इसमें कौन सा छंद है, तो शेर है ही, और ये उर्दू का छंद है। रुबाइयाँ भी उर्दू फारसी का छंद है, ये ध्यान रखना। और उर्दू फारसी एक शैली भी है वो, और छंद भी है। ये जो है उर्दू का छंद है, और ये 9 रस गुच्चे पंखड़ियों की, इसकी पहचान ये होती है कि गज़ल का जो पहला जो शेर होता है उसमें खोले हैं तोले हैं, ये दोनों में तुकबंदी होती है पहले शेर में। और दूसरा शेर है उसमें, इसमें पहली लाइन में कोई तुकबंदी नहीं आएगी, और अगली लाइन में ये तुकबंदी है, खोले हैं तोले हैं, बोले हैं सोले हैं, रोले हैं। हर गज़ल के हर शेर में फिर सेकंड लाइन जो होती है उसमें तुकबंदी आती जाती है। तो हमें इतना चक्कर में नहीं पड़ना, अपना सिंपल सा ये है कि कोई शेर आ जाता है, उसमें पूछते कौन सा छंद है, तो आप लिखोगे इसमें शेर है, और इसकी क्या पहचान है, ये गज़ल के अंदर आता है। इसमें पहली दूसरी लाइन में तुकबंदी होती है पहले शेर के गज़ल में, और बाकी दूसरे पंक्ति में तुकबंदी आती है। इस प्रकार लिख सकते हो, यदि परीक्षा में आता है तो। बाकी ये परीक्षा में कम पूछते हैं, फिर भी हम हर क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि अधिक से अधिक बच्चों को तक ये जाए और उनको भी फ़ायदा मिले। धन्यवाद।